नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट, जो कि कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, इनमें से प्रश्न हर बार आता है। अगर पॉलिटी जिसके अंदर भी सिलेबस के अंदर पॉलिटी लिख रखा है तो वहां पर इसका प्रश्न आना पक्का है। तो सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके अलग अलग खंड है और वो एक ही अनुच्छेद से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। और उस अनुच्छेद को अगर आप सही ढंग से याद कर लें, उसके सभी भाग आप याद कर लें, उसके सब खंड है अलग अलग 7 टुकड़ों में वो बटा हुआ है। लेकिन अगर आपको 6 खंड भी अगर उसके याद हो जाए तो भी आपकी बात बन जाएगी। तो मैं इसी लेक्चर के अंदर यही कोशिश करूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं आपको बता दूं, फिर से बता दूं कि वो एकमात्र अनुच्छेद है जिसके सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, बाकी वाले भी इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम उस एक ही अनुच्छेद के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। पूरा का पूरा ले लेंगे डिटेल से जानकारी। उसके अलावा 4 जजेस केस हुए हैं और उन चारों जजेस केस के बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर, क्योंकि वो नियुक्ति से संबंधित है। क्योंकि नियुक्ति से अगर प्रश्न आएगा तो उनसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको चारों जजेस केस भी स्पष्ट तैयार होना चाहिए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो कब आए, कब क्या शब्द था, शब्द कब बना था, कॉलेजियम की व्यवस्था क्या थी, कॉलेजियम शब्द कब गढ़ा गया और कॉलेजियम व्यवस्था कब से लागू हो गई, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। वो हम इसी क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जितना भी एक बेसिक, यानी कि जितना अगर ये एक अनुच्छेद देखें तो सुप्रीम कोर्ट का 90 से 95% अगर प्रश्न आता है तो इस एक अनुच्छेद से ही कवर हो जाता है, और बाकी तो फिर 5% में पीछे वाला अनुच्छेद भी है। और ये अनुच्छेद मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद नंबर 124 है। इसके 7 अलग अलग भाग है, वो आपको बस याद होने ही चाहिए, क्योंकि आजकल प्रश्न है वो ऊपर से ना आकर गहराई में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमें भी गहराई तक पढ़ना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलें स्टार्ट करें, आप भी हमारे साथ बने रहिए और साथ साथ में याद करते रहिए। और मैं आपको बता दूं, क्लास के लास्ट तक आपको ये सारे अनुच्छेद आपको एकदम याद हो जाएंगे सबको। ये देखिएगा, ये 124 के ही 7 भाग है और यही अनुच्छेद हमें इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं और इनका पूरा डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। एक भी प्रश्न अगर इन अनुच्छेद में से आए तो आपका सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न गलत नहीं हो, ऐसी जानकारी इसी लेक्चर के अंदर लेने वाले हैं। तो देख लीजिएगा अनुच्छेद नंबर, पहले तो मैं थोड़ा बहुत एक बार अनुच्छेद के बारे में बता देता हूं, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ जानकारी दे दूं, फिर इसका एक एक अनुच्छेद लेंगे और एक एक के बारे में डिटेल से जानकारी लेने वाले। देखिए अनुच्छेद नंबर 124 है। 124 के ये कितने भाग है? 7 भाग है। एक आप बात पे ध्यान रख लेना, एक आप बात ध्यान रख लेना, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अनुच्छेद हैं, पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो कि संविधान के 22 भाग में से भाग कौन से में वर्णन कर रखा है? तो भाग 5 में वर्णन कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन 5वें भाग के अंदर कर रखा है, यह भी आप सबको क्लियर होना चाहिए। 5वां भाग है और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक इंपॉर्टेंट है। कई बार मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है, उसमें सीधा डायरेक्ट ही मैच करवा देता है, तो आपको ध्यान रखना होगा अनुच्छेद नंबर 124 से लगाकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कर रखा है। और उसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा, जो भारत के अंदर जो न्याय की व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है? तो ध्यान रखना, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत न्याय व्यवस्था, ठीक है, न्याय व्यवस्था, इसका क्या मतलब है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे अधीनस्थ में काम करने वाला हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से नीचे अधीनस्थ न्यायालय, और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये ऊपर से नीचे तक ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है वो ही प्रोसेस एकीकृत न्याय व्यवस्था। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय अगर निर्णय कोई भी दे दिया है तो उसका पालन उसके अधीनस्थ न्यायालय को करना होगा, उसका हाई कोर्ट को भी उसका पालन करना होगा, अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट से नीचे अधीनस्थ न्यायालय, उनको भी पालन करना होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये व्यवस्था ऊपर से नीचे, आप इसको एक त्रिभुज से भी समझ सकते हैं।
देख लीजिएगा, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, यहां पर हाई कोर्ट है, और यहां पर अधीनस्थ न्यायालय बोल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हो, और यहां पर अधीनस्थ न्यायालय जो भी है। ठीक है, यही व्यवस्था, ये डायग्राम यही व्यवस्था है जो एकीकृत व्यवस्था को दर्शाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये व्यवस्था ही एकीकृत व्यवस्था। कई बार प्रश्न आ चुका है, भारत के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था है वो किस तरह की व्यवस्था है, तो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 124 से 147 तक। भाग कौन सा है, भाग 5वां है। ठीक है, लेकिन हम इस लेक्चर के अंदर अनुच्छेद 124 जितने भी सब क्लोज है वो हम इसी लेक्चर के अंदर क्लियर करने वाले हैं, एक एक की डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न, अधिकतर प्रश्न इन्हीं साथ में से आ रहे हैं, और जो अभी पेपर का जो पैटर्न आ रहा है वो अब इसके गहराई के अंदर जाके जाके पूछ रहा है। अब 124 से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 124 तो इतनी सी ही बात करता है कि उच्चतम न्यायालय को स्थापना एवं गठन, अब वो गहराई में जाके भी पूछने लग गया भाई। ठीक है ना, अब देखिए जो भारत के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था है, ये तो ठीक है मेन जानकारी हो गई, लेकिन जो व्यवस्था है भारत के अंदर, सबसे पहले 1935 आपने सुना होगा, सबसे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। उसी से गठन, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत के अंदर एक फेडरल कोर्ट था, और फेडरल कोर्ट के भी एक कोर्ट और था जो ब्रिटेन के अंदर, जो कि प्रिवी काउंसिल था। प्रिवी काउंसिल में अपील करने की जा सकती थी, मतलब उस फेडरल कोर्ट के खिलाफ भी ब्रिटेन के अंदर जो प्रिवी काउंसिल था उसके खिलाफ वो सुप्रीम था। कौन सा वाला, ब्रिटेन वाला, तो मतलब सुप्रीम वो था। लेकिन 1717 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1773 का, सॉरी मैं पहले कुछ और बोल दिया होगा, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके अंदर भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की बात कही गई थी। लेकिन इसके अंदर यह बात स्पष्ट रूप से बोली गई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र होगा वो सिर्फ कलकत्ता ही होगा, पूरे भारत के लिए नहीं बोला गया था। यह भी आप बात ध्यान रखना। मैं आपको अगले पेज पे लेके चल रहा हूं, उसमें पूरी जानकारी देने वाला हूं। अब देखिए इस पेज पे हम पूरी जानकारी ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। एक तो आपको सबसे पहले तो यही ध्यान होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का कौन सा भाग है, तो भाग 5वां। भाग कौन सा है, तो भाग 5वां है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद आपको याद रखना है 124 से लगाकर 147। ठीक है, उसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ये कब का है, ये 1773 का आया था। इससे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई थी। ठीक है, लेकिन उसका जो क्षेत्राधिकार होगा वो कहां का होगा, कलकत्ता तक ही होगा। ठीक है, लेकिन आपको बता दें ये तो सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, जो कलकत्ता तक ही इसका न्यायिक क्षेत्र होगा 1861 के अंदर जब। और आप ये भी ध्यान रख सकते हैं 1861 के अंदर 3 उच्च न्यायालयों की भी स्थापना की गई थी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। ये भी आप ध्यान रखना 1861 के अंदर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन 3 जगह पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई थी 1861 में, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। उसके अलावा 1866 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, और यह भी तीनों ध्यान रखना, यह भी हाई कोर्ट है भाई। सुप्रीम कोर्ट की बात सिर्फ एक ही जगह कही गई, वो रेगुलेटिंग एक्ट में कही गई थी। लेकिन उसके बाद आपको बता दें, उसके बाद में क्या होता है, भारत शासन अधिनियम 1935 वाला है। इसी अधिनियम के द्वारा 1935 वाले के द्वारा ही एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट के ना न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके भी एक ऊपर और था जो कि ब्रिटेन के अंदर था, प्रिवी काउंसिल है ना, ये प्रिवी काउंसिल। अब देखिए
ये प्रिवी काउंसिल था। जब अब सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसकी जगह हो रही है। किसकी जगह? ये इसकी उत्तराधिकार बन रहा है। ब्रिटेन से अब वो हटेगा और ये भारत के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये बैकग्राउंड, इसका ध्यान होना चाहिए सबको, क्योंकि अक्सर यहां से भी प्रश्न बन जाता है। आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि भारत का जो संविधान के अंदर 22 भाग है, उसमें से 5वां भाग के अंदर सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक इसका वर्णन है। उसके अलावा भारत के अंदर एकीकृत न्याय व्यवस्था है। उसके अलावा ये आपके 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके द्वारा भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जो व्यवस्था की बात गई थी, और इसमें जो क्षेत्राधिकार रखा गया था वो कलकत्ता ही रखा गया था। यह भी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद 1861 के अंदर 3 हाईकोर्ट की भी स्थापना की गई भारत के अंदर, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। उसके बाद में 1866 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई। और आपको बता दें, फिर भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 वाला अधिनियम के तहत आपके 1935 के तहत 1937 के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर सन याद रखना चाहे तो 1937 है भाई, ठीक है ना। 1937 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और संघीय न्यायालय के खिलाफ भी, मतलब यह सुप्रीम नहीं था, इसके खिलाफ भी प्रिवी काउंसिल जो कि ब्रिटेन के अंदर था, ठीक है, जो कि ब्रिटेन के अंदर था, इसमें अपील की जा सकती थी। ठीक है। और अब भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है, जो कि 28 जनवरी 1950 को होगी, ये है ना, इसकी जगह लेगा प्रिवी काउंसिल का ये उत्तराधिकारी बनेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है, आप सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इनमें से प्रश्न बन जाता है। आप एक बार फेडरल कोर्ट के बारे में कुछ और तथ्य जानना चाहें तो आपको बता दूं, मॉरिस गवेयर, आप सबको पता होगा मॉरिस गवेयर, कहीं पढ़ा भी होगा आपने, यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, मॉरिस गवेयर, मॉरिस गवेयर, मॉरिस गवेयर, ये इसके प्रथम कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे मॉरिस गवेयर, जो कि संघीय न्यायालय के, जबकि इसके चौथे और अंतिम अध्यक्ष बने थे, अंतिम मुख्य न्यायाधीश बने थे, वो हीरालाल कानिया बने थे, जो कि इसके तो संघीय न्यायालय के तो चौथे थे, लेकिन और संघीय न्यायालय के अंतिम भी थे, ठीक है ना, अंतिम भी थे, चौथे भी थे, और वही पहले फिर बाद में बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए, यहां तक सबके लिए क्लियर होना चाहिए। चले आगे, एक बार फिर से बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट जो कि भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णन है, अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक इसका वर्णन कर रखा है। उसके अलावा भारत के अंदर 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, और फेडरल कोर्ट 1937 में स्थापना की गई। ठीक है, इसमें फेडरल कोर्ट के खिलाफ भी ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल की में अपील की जा सकती थी, लेकिन आप देख लीजिएगा 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके अंदर भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई थी, लेकिन इसके अंदर जो क्षेत्राधिकार है वो सिर्फ कलकत्ता तक ही रखा गया था। और फिर 1861 में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे के अंदर हाईकोर्ट की स्थापना होती है, और 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट। अब देखिए, उसके अलावा मैंने बताया 1937 के अंदर आपके फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। मॉरिस गवेयर जो कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, और हीरालाल जे कानिया जो कि संघीय न्यायालय के चौथे और अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हो गई उसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे हीरालाल जे कानिया। ये आपको ध्यान होना चाहिए, यहां तक ये बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में हम अनुच्छेद 124 से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन ये बातें आपको स्पष्ट रूप से जान होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां तक सबको क्लियर है भाई, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब हम जो अनुच्छेद नंबर सबसे पहला जो कि पढ़ने जा रहे हैं वो है 124, अनुच्छेद नंबर 124 है, अनुच्छेद नंबर 124 है। सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 124, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हम 124 के जितने भी खंड बन सकते हैं, यानी कि 7 खंड तक पढ़ने वाले हैं, 124 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। लेकिन 124 के अंदर क्या लिख रखा है? इसके अंदर न्यायालय के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
एवं गठन की बात कही गई है, ये बात कही गई है इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना 124 आप सबको पता होना चाहिए, सिर्फ 124 है, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसके अंदर स्थापना किसकी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, स्थापना कब होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 28 जनवरी 1950। मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में है, नई दिल्ली पे बोल सकते हो ना। उसके अलावा इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो सबको पता होगा हीरालाल जे कानिया, ठीक है। यह जानकारी इसमें होनी चाहिए। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और मुख्यालय नई दिल्ली, जबकि हीरालाल जे कानिया, उससे पहले आपको ध्यान होता। एक बात और है, ये आप ध्यान रखना, ये वर्तमान स्थिति है, लेकिन ये पहले इसके बने थे, वर्तमान में दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। ये बातें सबको आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला ही अनुच्छेद नंबर 124 सबको क्लियर होना चाहिए। स्थापना, गठन 28 जनवरी 1950, दिल्ली और हीरालाल जे कानिया, ये बात सबको क्लियर हो गई ना। अनुच्छेद नंबर 124 आप सबको पता होना चाहिए, अनुच्छेद नंबर 124 सबको क्लियर होना चाहिए। अब हम देख लिया अगला अनुच्छेद पढ़े। अब देखिए एक वाला तो हमारा क्लियर हो गया, पहला नंबर अनुच्छेद हमारा क्लियर है, स्थापना 28 जनवरी 1950 को, हीरालाल जे कानिया जो कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, ठीक है। अब अपना दूसरा अनुच्छेद है जो कि न्यायाधीशों की संख्या संसद निर्धारित करेगी। अनुच्छेद नंबर दूसरा है जो कि इनकी संख्या है वो संसद निर्धारित करेगी। अनुच्छेद नंबर 124 जो कि 1 है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या लिख रखा है, इनकी संख्या है वो संख्या का जो निर्धारण है वो कौन करेगा, संसद करेगी। ये सबको पता होना चाहिए, संसद करेगी इनकी संख्या निर्धारण। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर संख्या निर्धारण का बात आई है, उसके संख्या निर्धारण कौन करी है, संसद ने की है, ठीक है ना। अब देखिए वर्तमान के अंदर जो संख्या है वो है आपके ये वाली 34 संख्या है, ये ध्यान रखना आप सब, ठीक है ना। 34 है, 1 + 33 है, ठीक है, 1 + 33 है। अब तक 1950 के बाद यह संख्या 6 बार बदली जा चुकी है, यह भी आप सबको पता होना चाहिए। 6 बार, कितनी बार, 6 बार। तो 124 1 के अंदर क्या लिख रखा है, 124 1 के अंदर स्पष्ट रूप से बात ये लिख रखी है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की जो संख्या का निर्धारण है वो कौन करेगा, संसद करेगी। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है, तो वर्तमान में स्थिति 34 है, 1 मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश है। और 1950 से लगातार अब तक ये 6 बार संशोधन कर चुके हैं। तो यहां तक आपको सबको क्लियर होना चाहिए। और यह संख्या है वो अगस्त 2019 में बदली है, ठीक है। अगस्त 2019 के अंदर यह संख्या बदली गई है। तो स्पष्ट हो गया, संसद संख्या निर्धारण करेगी। वर्तमान में 34 है और 6 बार संशोधन और अगस्त। अब देखिए जो अगला है, अब देखिए अनुच्छेद नंबर 124(2), यह देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट है भाई, यह भी इंपॉर्टेंट है। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन करने वाले हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसके बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि 124(2), ठीक है, 124(2) है जिसमें इनकी नियुक्ति कौन करने वाले हैं, राष्ट्रपति महोदय करने वाले हैं। राष्ट्रपति महोदय करने वाले हैं इनकी नियुक्ति। अब इसी के अंदर हम चारों जजेस केस पढ़ने वाले हैं,
क्योंकि नियुक्ति से संबंधित बहुत कुछ प्रश्न आते हैं। ये सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये सबको पता होगा आपको, ठीक है ना। अब देखें इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इनकी संख्या निर्धारण। अब संख्या निर्धारण पढ़ चुके हैं, अभी हम राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर रहे हैं। उससे पहले 4 जजेस केस हमको पढ़ना होगा, क्योंकि संख्या का निर्धारण से पहले कई बार विवाद हो चुका है। ये नियुक्ति से संबंधित कई बार विवाद हो चुका है। 4 जजेस केस आए थे, आपने सबको पढ़ा होगा। फर्स्ट जजेस केस आपने 1982 के अंदर आया था, सेकंड जजेस केस 1993 के अंदर आया, थर्ड जजेस केस 1998 के अंदर आया, और फोर्थ जजेस केस 2015 के अंदर आया। अब देखिए हम यहां पर चारों के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रथम जजेज केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह 1982 का है। दूसरा आया सेकंड जजेज केस, ये आया था कब? 1993। थर्ड आया था कि जजेस केस कब आया? 1998 को। अब फोर्थ आया था 2015। इंपॉर्टेंट है, चारों से पर्सन कई बार आ चुका है, इसलिए ये ध्यान से आप सुनने की कोशिश करें, ठीक है। प्रथम जजेस केस 1982 के अंदर आया था, और ये सब है क्या? तो ये भाई साहब ये सभी बता रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, उसके बारे में ये सब कुछ बताने वाले हैं। अब ध्यान रखना, जो आज की व्यवस्था है कॉलेजियम व्यवस्था, वो इन्हीं के अंदर पनपी थी। पहली बार यहां पर कॉलेजियम व्यवस्था पनपी थी, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मैं आप बता रहा हूं एक एक। सबसे पहला आपके फर्स्ट जजेस केस क्या हुआ था, इसके अंदर यह बात स्पष्ट कर दी गई, जो मुख्य न्यायाधीश है वो, या फिर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो सलाह दी जाएगी, वो राष्ट्रपति के लिए एक क्या होगी? एक सलाह, परामर्श, एक सहमति होगी। मतलब उसमें कोई मानना वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो भी सलाह दी जाएगी वो राष्ट्रपति माने या न माने कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट जजेस केस के अंदर कहा गया। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है ना। लेकिन ये फर्स्ट इसी के अंदर कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर कोई सलाह देता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति महोदय वो सलाह माने या ना माने वो उसके सहमति पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सहमति, ठीक है ना, वो सहमति माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति माने या ना माने, ये फर्स्ट जजेस केस के अंदर कहा गया था। लेकिन सेकंड वाले के अंदर 1993 के अंदर हुआ ये कि इसी के अंदर जब कॉलेजियम व्यवस्था आ गई थी, इसी के अंदर कॉलेजियम व्यवस्था आ गई कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य न्यायाधीश थे उनसे नियुक्ति से संबंधित इनको क्या करेंगे, इनको नाम बताएंगे, नाम तय करना होगा, इनको सलाह देंगे। अब इसके अंदर यह कह दिया गया कि राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाएगी वो सलाह माननी ही होगी, सलाह माननी ही होगी। अगर नहीं मानते हैं तो उनको क्या करना होगा, राष्ट्रपति महोदय को कारण भी बताना होगा। वो कारण बताना होगा कि आप सलाह क्यों नहीं मान रहे हो। लेकिन एक चीज यहां पर ऐड हो गई, जो ये बातें, ये सलाह दी जाएगी वो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी होंगे, ठीक है। 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। मतलब जो सेकंड वाला आ गया था, सेकंड जजेस केस, जो कि 1993 के अंदर आता है, और इसके अंदर ही आपको बता दें कॉलेजियम व्यवस्था भी आ गई थी। कॉलेजियम व्यवस्था, ये कॉलेजियम व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए सेकंड जजेस केस 1993 में आया था, और इसके अंदर यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश जो भी उनको राष्ट्रपति महोदय को मुख्य न्यायाधीश द्वारा सलाह दी जाएगी, वो सलाह मतलब देख लीजिएगा कॉलेजियम व्यवस्था, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस होगा और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होगी,
वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, इन दोनों के द्वारा जो भी सलाह दी जाएगी वो राष्ट्रपति को माननी होगी। और अगर नहीं मानता है, राष्ट्रपति महोदय नहीं मानते हैं, तो उनको कारण भी बताना होगा। यह है सेकंड जजेस केस, इसके अंदर यह बात कही गई थी। अब देखिए, यह बात तो ठीक थी, यहां पर कॉलेजियम व्यवस्था स्टार्ट हो गई। कॉलेजियम जो आज की व्यवस्था है, आज क्या है, आज कॉलेजियम व्यवस्था से ही भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का क्या होता है, चयन होता है, ठीक है ना। जो भी मुख्य न्यायाधीश, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के संबंध में तो संविधान खुद मौन है कि उनकी नियुक्ति कैसे होगी, लेकिन परंपरा चली आ रही है कि उसका मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश हैं उन सबकी जो नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम व्यवस्था से होती है, उनका स्थानांतरण या फिर उनकी नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से होती है। हालांकि नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन इनको सलाह देता कौन है, ये कॉलेजियम व्यवस्था देती है भाई। ये कॉलेजियम के अंदर कॉलेजियम के अंदर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। हालांकि यहां तक तो ऐसा ही था कि भाई सीजेआई इनकी बात माने या फिर बहुमत वाली कुछ बात थी नहीं, लेकिन ध्यान रखना जब 1998 के अंदर जब तीसरा जजेज केस आया, कौन सा वाला, ये थर्ड जजेज केस आया ना 1998 में, ठीक है, ये थर्ड जजेज केस के अंदर ये बात स्पष्ट हो गई। जो कॉलेजियम, ये कॉलेजियम व्यवस्था जरूर लागू हुई थी, लेकिन कॉलेजियम शब्द यहां पर आया था पहली बार, ठीक है, कॉलेजियम शब्द। और यहां पर स्टार्ट हो गया था सीजेआई। एक तो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था ही, लेकिन यहां पर चार वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश, और उसके अलावा बहुमत प्रणाली को अपना लिया गया था, बहुमत प्रणाली। अब बात यह है कि जो भी यहां पर अब सलाह देंगे वो सलाह अब चीफ मुख्य न्यायाधीश को, अब चार जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं इनका बहुमत के आधार पर जो सलाह आएगी वो ही राष्ट्रपति महोदय को दी जाएगी। यानी कि यहां पर बहुमत को ऐड कर लिया गया। कॉलेजियम व्यवस्था चल रही थी और यहां पर कॉलेजियम शब्द पहली बार यहां प्रयुक्त हो रहा, यहां पर स्टार्ट की गई थी कॉलेजियम व्यवस्था, लेकिन शब्द यहां से आया कॉलेजियम व्यवस्था का, ठीक है। कॉलेजियम शब्द 1998 में आया, लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था कब स्टार्ट कर दी गई, तो 1993 में। ये अलग अलग प्रश्न है, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। यहां पर मुख्य न्यायाधीश दो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था का जब विस्तार कब किया गया, तो भी आपको ध्यान रखना 1998 में कॉलेजियम व्यवस्था का विस्तार भी कर दिया गया था। तो ये चीजें आपको सबको क्लियर होनी चाहिए। अब है फोर्थ जजेस केस, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं ना। अब है फोर्थ जजेस केस। फोर्थ जजेस केस जो कि 2015 में आता है। ये क्या था भाई साहब, कोई बता सकता है? तो ये वो था कि इसमें जो अभी कॉलेजियम व्यवस्था जो चल रही थी भारत के अंदर, तो इसमें कोई अभी तक नियंत्रण नहीं था कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका ने सोचा भाई ये सब कुछ गलत हो रहा है और हम ऐसा करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भी कुछ ऐसा आयोग बनाया जाए, उसके द्वारा की जाए तो ठीक रहेगी प्रणाली, है ना। तो उसी के द्वारा इसमें इन्होंने, हालांकि 2012 के अंदर 120वां संविधान संशोधन लेके आए थे। कौन सा वाला? 120वां संविधान संशोधन, लेकिन वो बिल पास न हो सका क्योंकि लोकसभा भंग हो गई थी। लेकिन 2014 के अंदर वापस से लोकसभा बनती है और उसी लोकसभा के अंदर जब 121वां बिल लेके आए थे, ये वाला न्यायिक नियुक्ति आयोग वाला, और ये बिल पास हो गया। और फिर बाद में इन्होंने न्यायिक नियुक्ति आयोग की एक स्थापना की। किसकी? न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। और ये कौन सा बिल था? 2014 के अंदर लेके आए थे ये 121वां संविधान संशोधन विधेयक था ये, ठीक है ना। बिल था, बिल न कि संशोधन बिल था, ठीक है ना। ये अभी चल रहा है 167वां 8वां, वो वाला नहीं है, जो भी ये था विधेयक, जो विधेयक पास होने के बाद में अधिनियम बनता है, लेकिन ये विधेयक है, ठीक है। 121वां, तो ये बिल पास हो गया। अब न्यायिक नियुक्ति आयोग ने जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसकी जगह बोले ये व्यवस्था काम करेगी, और ये व्यवस्था जो बिल पास हो गया 2015 के अंदर ये कानून बन रहा है। हालांकि 2014 के अंदर लेके आए थे, लेकिन 1 जनवरी 2015 से ये लागू हो गया था। 1 जनवरी
2015 से ये बिल लागू हो गया था और इसके अंदर 6 सदस्य थे टोटल। कितने सदस्य? ये 6 सदस्य टोटल आयोग था। ठीक है, इसके अंदर क्या व्यवस्था थी तो आप देख लीजिएगा। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, उसके अलावा ये हो गए 3 हो गए, और एक आपके था विधि मंत्री, और आपके 2 और थे विधि विशेषज्ञ। और ये विधि विशेषज्ञ जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी एक समिति बनेगी, वो इनकी नियुक्ति करेगी। कौन होगा इसके अंदर? एक तो प्रधानमंत्री खुद होंगे, और एक कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और एक कौन होगा? विपक्ष के नेता होंगे। ये ध्यान रखना, विपक्ष के नेता होंगे। तो देख लीजिएगा, ये 6 सदस्य होंगे, जिसमें एक तो खुद मुख्य न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे 2, एक विधि मंत्री और 2 विधि विशेषज्ञ होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग आयोग या फिर महिला होना जरूरी था। और जो ये 2 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया था, 3 वर्ष। ठीक है, यह भी ध्यान रखना। और इनकी नियुक्ति समिति के आधार पर की जाएगी। समिति का जो अध्यक्ष होगा वो खुद मुख्य न्यायाधीश होगा, लेकिन इसमें जो सलाह देंगे प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता। और यह कमेटी सिफारिश करेगी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश किसकी नियुक्ति करनी है, किसका स्थानांतरण करना है, और किसको सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो पहले परंपरा थी, उसकी जगह किसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाना है, जो कि यह समिति सिफारिश करने वाली थी। तो इसी समिति को फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। ठीक है, और चैलेंज किया गया, और इसी को हुआ ये कि 2015 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पूरे न्यायिक नियुक्ति आयोग को क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी कि इस पूरे आयोग को ही समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। उस समय केएस खेर थे, उस समय केएस खेर के ना, क्या नाम उसको? केएस खेर ही थे भाई। हाँ ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए। एक तो आपको इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, और ये कौन से में था? अब आप देखो, ये 121वां तो ठीक है, 121वां तो विधेयक था भाई, लेकिन जब कानून बना था तो बना था 99वां संविधान संशोधन। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन। कौन था उसमें मुख्य न्यायाधीश? तो मुख्य न्यायाधीश थे CJI। जब ये बिल कैंसिल कर दिया था तो JS खेर ये थे। इन्होंने ही इस बिल को, इस आयोग को पूरी तरीके से क्या कर दिया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये 4-1 से फैसला आया था। संविधान सभा की पीठ बैठी थी 5 जजों की, 4-1 से ये फैसला आया, और पूरी तरीके से 16 अक्टूबर 2015 को इस पूरे बिल को क्या कर दिया? इस पूरे आयोग को ही समाप्त कर दिया। आपको बता दें, संविधान के अंदर 124A, 124B, 124C, ये 3 अनुच्छेद जोड़ दिए गए थे। 124A के अंदर तो ये न्यायिक नियुक्ति आयोग को जोड़ा गया, एनजेक को जोड़ा गया। ठीक है, इसके अंदर इनके कार्य और स्थानांतरण, ठीक है, और इसके अंदर संसद समय समय पर और भी कानून बना सकती है, कुछ भी अगर कुछ चेंज करना है तो ये 3 अनुच्छेद जोड़ दिए गए थे। एक बार पूरा वापस से समझ लीजिएगा। जो 4 जजेस केस है, ये 2015 का है, और इसमें क्या किया गया था? इसमें कॉलेजियम व्यवस्था की जगह न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर आ रहे थे। सरकार द्वारा
वैसे 2012 में कोशिश की गई थी लेकिन वो बिल पास नहीं हो सका। फिर 2014 के अंदर नई लोकसभा बनती है, इसके अंदर 121वां संविधान संशोधन आता है, जिसके अंदर 99वां संविधान संशोधन, फिर बाद में ये विधेयक था 121वां, जबकि बाद में 99वां संविधान संशोधन बनता है और इसके द्वारा 1 जनवरी 2015 के द्वारा यह अधिनियम लागू कर दिया जाता है। और इसके तहत क्या हुआ, संविधान के अंदर 3 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए थे, 124 ए, 124 बी, 124 सी। 124 ए के अंदर न्यायिक नियुक्ति आयोग जोड़ा गया, जिसके अंदर टोटल 6 सदस्य थे। एक तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और 1 विधि मंत्री और 2 विधि विशेषज्ञ। जो 2 विधि विशेषज्ञ थे उनका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया और इनकी नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश खुद इसके कमेटी के अध्यक्ष वो सिफारिश करते थे, वो बनेगा। और ये सब कुछ था उस समय जो संविधान, इन सबको जब बना दिया गया, इस बनाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन के तहत इसको वापस से रिव्यू किया गया। तब जयस केर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी और उसमें 4-1 से निर्णय आया और यह पूरा का पूरा ये संवैधानिक मूल संविधान के मूलभूत ढांचे का ये उल्लंघन कर रहा था। और ऐसा कुछ हवाला देके, मूलभूत ढांचे का हवाला देते हुए, मतलब ये इंटरफेयर कर रहा था, कार्यपालिका का न्यायपालिका में इंटरफेयर हो रहा था। इसके कारण इस पूरे सिस्टम को या फिर इस पूरे आयोग को ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी कि शून्य घोषित कर दिया गया था। और वर्तमान के अंदर यह पूरा का पूरा वापस से हट चुका है। ये तीनों अनुच्छेद अभी नहीं है, लेकिन ये पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न इनमें से कई बार आ चुका है। तो ये था 4 जजेस केस, ठीक है। और अभी क्या व्यवस्था है वर्तमान के अंदर, जो पुरानी व्यवस्था थी जो 1993 के अंदर लागू थी, कॉलेजियम व्यवस्था, वही व्यवस्था है वर्तमान के अंदर। एक तो मुख्य न्यायाधीश, उसके अलावा 4 अन्य न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो कि उनको बहुमत के आधार पर न्यायाधीशों का क्या होता है जो सिफारिश की जाती है कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय को वो नाम देते हैं, नाम भेजते हैं, सिफारिश करते हैं और उसी के आधार पर क्या होता है भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में संविधान खुद मौन है, लेकिन ऐसी परंपरा रही है कि सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही हम क्या बनाते हैं, मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं। यह था पूरा का पूरा चारों जजेस केस, सबको पता होना चाहिए। प्रथम जजेस केस जो कि 1982 के अंदर आया, सेकंड जजेस केस 1993 के अंदर आया, जिसके अंदर कॉलेजियम व्यवस्था को स्टार्ट की गई। लेकिन 1998 के अंदर जो कॉलेजियम शब्द है वो पहली बार प्रयुक्त हुआ था। लेकिन 2015 के अंदर 99वां संविधान संशोधन 4th जजेस केस के नाम से जानते हैं। और यह पूरा का पूरा आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब मैं 2 फैक्ट और हैं देख लेता हूं। फैक्ट यह है कि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए सिर्फ वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही क्या करा जाता है, नियुक्त किया जाता है। और इस परंपरा का भी 2 बार उल्लंघन किया जा सकता है, किया जा चुका है। इंदिरा गांधी जी ने 2 बार किया है। एक बार 1973 के अंदर अजीत नाथ रे, जो कि उनको सीनेटरी के हिसाब से 3rd नंबर पर थे, उनसे आगे 3 और थे, लेकिन उनको बना दिया गया मुख्य न्यायाधीश। और 1977 के अंदर भी इंदिरा गांधी जी ने ही किया था, जो कि हमीदुल्लाह बेग को बना दिया गया था। तो ध्यान रखना 2 बार इस परंपरा का सुप्रीम, 2 चीजें आप लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठतम परंपरा को 2 बार तोड़ा गया। कब 2 बार तोड़ा गया, यह ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। किसने तोड़ा, तो इंदिरा गांधी ने तोड़ा था। भी कौन कौन, 1973 के अंदर तो किसको बना दिया गया, अजीत नाथ रे, ठीक है। और एक 1977 के अंदर एम हिदायतुल्लाह बोल सकते हो या फिर हमीदुल्लाह बेग बोल सकते हो। बेग, ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको
क्या, मतलब वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही, वरिष्ठतम व्यक्ति को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता था, लेकिन इनको नहीं बनाया गया और 2 बार इनकी परंपरा को तोड़ के 2 व्यक्ति दूसरों को बना दिया गया था। अब देखिए ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, 4 जजेस केस चारों को सबको पता होना चाहिए। उन्हीं जजेस केस के आधार पर कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश बनते हैं उन सबका नियुक्ति की जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तो वरिष्ठतम व्यक्ति को ही बनाया जाता है। यह आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम आगे लेते हैं और हम अगला अनुच्छेद लेते हैं भाई, और अगला अनुच्छेद कौन सा है? और चलते हैं आगे। देखिए पहला हो गया उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन हो गया, न्यायाधीशों की संख्या संसद निर्धारित करते हैं, यह हो चुका है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया चारों जजेस के समझाते हुए। अब है योग्यता, अब है योग्यता। चलो योग्यता लिख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 124 और इसका भी भाग कौन सा है? 3rd। इसके अंदर क्या लिख रखा है? योग्यता लिख रखी है। और योग्यता, योग्यता, अब योग्यता ध्यान रखना, नंबर 1 योग्यता भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। यहां पर वो शब्द नहीं लिख रखा है कि मूल रूप से भारत का नागरिक हो, नहीं, मूल रूप से नहीं लिख रखा है, सिर्फ भारत का नागरिक लिख रखा है। इसका मतलब ये ठीक है ना। और यहां पर लिख रखा है दूसरी है, किसी भी न्यायालय के अंदर, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा है, न्यायाधीश रहा हो 5 वर्ष तक, ठीक है। और या फिर उच्च, या फिर किसी उच्च या फिर अधीनस्थ न्यायालय क्या रहा हो 10 साल, 10 वर्ष वकील रहा हो, ठीक है। ये देख लीजिएगा, पहले तो है भारत का नागरिक हो, दूसरा है उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल क्या रहना हो, न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी भी उच्च या अधीनस्थ न्यायालय के अंदर 10 साल तक वकील रहा हो। और यहां पर यह लिख रखा है। और आप तीसरी देख लीजिएगा, और तीसरी है विधि विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ किसकी नजर में? प्रेसिडेंट की नजर में होना चाहिए, नजर में, ठीक है। और ये 3 ही है, मैन ये 3 ही है, आपको 3 ही याद रखना है, लेकिन ये भी अथवा में है, लेकिन आप 2 तो पक्के याद रखना ही है। तो देख लीजिएगा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से भारत का नागरिक हो, ऐसी बात नहीं लिखी हुई है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके अलावा उच्च न्यायालय के अंदर 5 साल क्या होना चाहिए? न्यायाधीश रहा हो, या फिर उच्च न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय के अंदर 10 साल वकालत कर चुका हो। और राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए? विधि के अच्छा जानकार होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, अब तक विधि विशेषज्ञ की कैटेगरी से अब तक किसी को न्यायाधीश नहीं बनाया गया, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये चीजें क्लियर हो गई है। 124(3) योग्यता, और योग्यताएं 3 है, भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष वकील रहा हो, विधि विशेषज्ञ हो, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ इसके अलावा है भाई, ठीक है ना, इसमें नहीं ऐड करना आप। लेकिन एक बात और लिख रखी है, आपको मैं बता दूं, अधिकतम आयु का वर्णन नहीं कर रखा है। एक तो अधिकतम आयु नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितने साल तक बनाएंगे उस उम्र का वर्णन नहीं कर रखा, ठीक है। अधिकतम उम्र का वर्णन नहीं कर रखा है, लेकिन आयु का वर्णन 65 वर्ष इनकी जो, ठीक है, या न्यूनतम उम्र होगा ना, 1 मिनट, या न्यूनतम है भैया, अधिकतम तो ये 65 लिख रखा है, या न्यूनतम है, न्यूनतम आयु का वर्णन नहीं कर रखा है, जबकि आयु अधिकतम 65 वर्ष होगी। हाईकोर्ट में 62 वर्ष है, ध्यान रखना, यहां पर 65 वर्ष है, ठीक है।
ये भी ध्यान रखना, न्यूनतम आयु का इनमें कोई वर्णन कर, कोई भी उल्लेख नहीं है, मतलब कितने भी साल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे आपको पता ही होगा धीरे धीरे ये बनते हैं, ऐसे कोई सीधा डायरेक्ट मुख्य न्यायाधीश बनेगा नहीं। और अधिकतम आयु 65 साल की उम्र होने के बाद में इनको घर भेज दिया जाएगा, मतलब सेवानिवृत्त की आयु है ना। चलते हैं अगले स्लाइड पर। और देखिए हमारा पहला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गठन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में संसद संख्या निर्धारित करेगी 34 है। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करने वाला है। योग्यता हो चुका है, अब पद से हटाना, यह सबसे बड़ा है भैया, ठीक है। ये अब फटाफट, ये बहुत बड़ा है लेकिन इसको भी सही ढंग से समझते हैं। पद से हटाना 124(4) 124(4) के अंदर क्या लिख रहा है? पद से हटाना। अब इसमें पद से हटाना है। अब पद से कैसे हटाएंगे? कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? ये तो पक्का है, हटाएगा तो राष्ट्रपति, हटाएगा तो राष्ट्रपति। वो अंतिम लास्ट स्टेज है राष्ट्रपति हटाने का। लेकिन इसके बीच में राष्ट्रपति के पास वो आदेश कब करेगा? कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम आपने सुना होगा, महाभियोग प्रक्रिया ना, महाभियोग प्रक्रिया ना। अब होता यह है महाभियोग प्रक्रिया, पद से हटाने के लिए 2 आरोप होने चाहिए। एक तो कदाचार, जो कि संविधान के अंदर इसका कुछ भी वर्णन नहीं कर रखा है, परिभाषित भी नहीं कर रखा है। एक है अक्षमता, अक्षमता, ठीक है। ये 2 ही आधार बता रखे, यह 2 आधार हैं। इन 2 आधार के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। हटाने का क्या प्रोसेस होगा? तो हटाने का प्रोसेस यह है, हटाने के लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर कहीं भी बिल ला सकते हो। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर बिल लाया जा सकता है, लेकिन या तो 100 सदस्य है या 50 सदस्य है। इतने सदस्य के द्वारा प्रस्ताव लाना चाहिए, ठीक है। इतने सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव लाना चाहिए और यह प्रस्ताव फिर लाने के बाद में सभापति महोदय के पास जाता है। किसके पास? सभापति, सभापति या अध्यक्ष। भाई लोकसभा के अंदर तो अध्यक्ष है, राज्यसभा के अंदर सभापति है, उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, ठीक है। इनके पास जाएगा। इनके पास जाने के बाद में ये एक कमेटी 3 सदस्य कमेटी की स्थापना करेंगे, ठीक है। मतलब एक समिति बनाएंगे और इस समिति के अंदर 3 व्यक्ति कौन होंगे? एक कौन होगा? एक आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है या फिर हाई कोर्ट का न्यायाधीश भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट न्यायाधीश, ठीक है। एक तो ये व्यक्ति हो सकता है। दूसरा कौन हो सकता है? हाई कोर्ट का सीजे यानी कि चीफ जस्टिस होगा। और एक व्यक्ति और कौन होगा? विधि विशेषज्ञ होगा भाई, विधि विशेषज्ञ। अब क्या है, ये तीनों लोग जब ये 2 आरोप लगे जाते हैं, ये आरोप सिद्ध होने के बाद में वापस से सदन में जाएगा। कहां जाएगा? इसके बाद में सदन में जाएगा। सदन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा, ठीक है। और जिस सदन से इसने पास किया है उसके बाद में दूसरे सदन में जाएगा और दोनों में से कौन सा? अब देखिए, एक तो कुल बहुमत चाहिए, यहां पर कुल बहुमत, उसके अलावा प्लस क्या चाहिए? यहां पर विशेष बहुमत का प्रावधान है, ठीक है ना। और विशेष बहुमत के लिए उपस्थिति का 2/3। और ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं ना, ये प्रक्रिया है विशेष बहुमत की, विशेष बहुमत की, ठीक है। तो ये है, और ये दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पास होने के बाद में जाएगा कहां पर? राष्ट्रपति महोदय के पास। कहां जाने वाला है? राष्ट्रपति महोदय के पास। फिर राष्ट्रपति महोदय उसको आदेश निकालकर उसको हटाने का आदेश निकाल सकते हैं, उसके बाद में वो पद छोड़ सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है, एक बार वापस से देख लीजिएगा। सबसे पहले जब भी ये पद से हटाना होगा तो सबसे पहले आरोप लगेंगे। आरोप लगने के बाद में ये प्रक्रिया राज्यसभा लोकसभा कहीं पर भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन लोकसभा के अंदर स्टार्ट हो रही है तो कम से कम 100 सदस्यीय प्रस्ताव लेके आएंगे, और राज्यसभा के अंदर है तो 50 सदस्य। फिर
सभापति चाहे तो ये प्रस्ताव आगे भेज सकते हैं, लेकिन सभापति चाहे तो प्रस्ताव वहीं पर रोक सकते हैं। ठीक है, आपने सबने देखा होगा 2018 के अंदर दीपक उप्रेती के खिलाफ ये प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन सभापति महोदय राज्यसभा के वेंकैया नायडू द्वारा उस प्रस्ताव को आगे भेजा भी नहीं गया और वो प्रस्ताव वहीं पर रुक गया। ठीक है, सभापति के पास होने के बाद में फिर 3 सदस्यीय कमेटी बनती है। ये 3 सदस्य ये होते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम हाई कोर्ट का सीजे यानी कि मुख्य न्यायाधीश, एक विधि विशेषज्ञ। इन दोनों के द्वारा आरोप सिद्ध होने पर ये जाता है वापस सदन में। सदन के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग विशेष बहुमत, कुल सदस्य का बहुमत चाहिए, कुल सदस्य का बहुमत चाहिए, और जो उपस्थित है जिस दिन मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है ना, और ये होने के बाद में ही ये कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास चला जाएगा, और राष्ट्रपति महोदय इसको आदेश द्वारा ये सब कुछ कर देंगे। लेकिन इसके बीच की प्रोसेस ये है, 14 दिन उसको पहले जिस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ या फिर अन्य न्यायाधीश के खिलाफ ये प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, तो 14 दिन पहले उनको बताना भी होगा। ये ध्यान रख लीजिएगा, संसद के दोनों सदस्य तो संसद के वो सदस्य तो भाग ले रहे हैं, यहां पर संसद के दोनों सदनों के दोनों सदस्य भाग ले रहे हैं, यानी कि मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया के अंदर भाग लेने वाले हैं, मनोनीत सदस्य। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संसद का संयुक्त सत्र भी नहीं बुलाया जा सकता। इस प्रक्रिया पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, और इसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, यह भी ध्यान रखना। और मैं एक बार आपको बात बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सदस्य संख्या बढ़ाई जाती है वो भी संविधान संशोधन नहीं है, वो भी संसद एक विधि द्वारा ही उसको सदस्य की संख्या बढ़ाती है। तो ये चीज थी पद से हटाना, ये पूरा का पूरा मैंने बताने की कोशिश की है, तो आप सब साथ में याद करने की कोशिश करें। और आपको उसके अलावा जो ये समिति बनती है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत बनती है, वो 1968 का बना रखा है। संसद समय समय पर कानून बनाती रहती है और उसके अंदर भी कुछ बदलाव कर सकती है संसद, ये भी मैं बता देता हूं। सभापति, मैंने ये भी बता दिया, सभापति महोदय अगर चाहे तो ये बिल आगे भी नहीं भेज सकते, मतलब वो वहां से भी समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देख लीजिएगा। और ये भी ध्यान रख लेना, जो जांच समिति होती है वो अपना निर्णय कितने दिनों में देगी ये भी उसके ऊपर है भी, वो कितना दिन विचार करेगी, कितना समय लेगी, ये उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो जितना समय ले सकती हैं। ठीक है ना। इसका एक बात और ध्यान रख लेना, जो ये जब भी ये जांच में तब तक होगा, यहां तक मतलब यहां तक जांच में तब तक है, तब तक इसका पुनर्लोकन किया जा सकता है, यानी कि रिव्यू किया जा सकता है एक बार। लेकिन जब भी ये संसद के सदन में पहुंच गया प्रस्ताव यानी वोटिंग के लिए, उसके बाद में इसके ऊपर क्या नहीं होगा, वापस से पुनर्लोकन या फिर रिव्यू नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना, आप सबको पता होनी चाहिए। और आपको बता दें, आज तक जो कि सबसे पहले एकमात्र वी रामास्वामी, आपको बता दें वी रामास्वामी ना, वी रामास्वामी। अब मैं कुछ जानकारी दे देता हूं आपको, अगले पेज ले लेते हैं ना। एक तो नाम है आपके वी रामास्वामी, यह एक तो है वी रामास्वामी, ये है ना, ये आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी, जो कि हरियाणा पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए वित्तीय भ्रष्टाचार में फंस गए थे। कहां के रहे थे, हरियाणा और पंजाब, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना, सीजे थे, चीफ जस्टिस थे। उस समय इनके ऊपर कौन सा आरोप लगा था, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। ठीक है, सबसे पहले यही न्यायाधीश है जो कि भारत के इतिहास में देखा जाए तो सबसे पहले यही है। लोकसभा के अंदर 3 सदस्यीय कमेटी बना दी थी, भ्रष्टाचार आरोप भी सही पाए गए, लेकिन हुआ यह कि 1993 में लोकसभा में यह बिल प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। ठीक है ना, लोकसभा के अंदर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, वी रामास्वामी। और आपको बता दें लोकसभा के अंदर ये प्रस्ताव है वो पास नहीं। ठीक है, लोकसभा के अंदर ये प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ था। वी रामास्वामी भारतीय इतिहास के अंदर ये पहला न्यायाधीश है जिनके खिलाफ क्या लाया गया था,
ये प्रस्ताव लाया गया था। इनको हटाने के लिए कमेटी बैठ गई थी, आरोप भी सिद्ध हो गए थे, सही आरोप लगे थे, लेकिन उससे पहले ये प्रस्ताव फिर बाद में भी पास ही नहीं हुआ। ये ध्यान रखना, ये पास ही नहीं हुआ था। उसके अलावा भी एक सौमित्र सेन नाम से है, जो कि कोलकाता हाईकोर्ट के सौमित्र सेन में आरोप लगे थे और राज्यसभा में ये प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन उनसे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या नाम है? सौमित्र सेन। सौमित्र सेन ये कहां के थे? ये कलकत्ता हाईकोर्ट के थे। कलकत्ता हाईकोर्ट में रहते हुए इन पर ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और यहां पर ये राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होकर, देखिए राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव पास हो गया था और ये लोकसभा के अंदर आया था। यहां से तो पास हो गया, लेकिन यहां पर आया था, तब से पहले इन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। लेकिन एक बात आपको सुननी थी, जब भी ये प्रक्रिया चलेगी, अगर वो मुख्य न्यायाधीश उसमें इस्तीफा दे देते हैं तो फिर वो बिल, ये फिर प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी ये इस्तीफा दे देते हैं न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, अगर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर वो मामला वहीं ठप हो जाएगा। उसके अलावा दीपक मिश्रा वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2018 का मामला है, जब राज्यसभा के अंदर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद में ये बिल जब वेंकैया नायडू के सामने रखा गया, सभापति महोदय के सामने, तो वेंकैया नायडू द्वारा इस बिल को वहीं पर अपनी सहमति नहीं दी और प्रस्ताव वहां पर खारिज कर दिया था। तो ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। उसके अलावा मैं आपको कुछ और चीजें थी, लेकिन बता सकता हूं कि 1991 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, वीरा रामास्वामी है ना, वी रामास्वामी। तो इसके अंदर ये बात एक स्पष्ट बोल दी गई थी कि ये बात इसमें बता दी गई थी कि जब भी संसद के अंदर महाभियोग या फिर महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आया जाएगा, जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ, अगर एक लोकसभा भंग हो जाती है तो फिर अगली जब नई लोकसभा बनेगी, उस लोकसभा के अंदर उस बिल पर चर्चा की जा सकती है। और महाभियोग के संबंध में ये मैं पहले बता चुका हूं, जो मतलब अगर जांच चरण में अंदर है तो पुनर्लोकन किया जा सकता है, लेकिन अगर सदन में पास होने के लिए गया तो फिर बाद में उस पर पुनर्लोकन नहीं किया जा सकता है, यह भी ध्यान रखना। उसके अलावा जो कदाचार और अक्षमता है उसकी जांच हमेशा सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं करवाएगा, क्योंकि वो लोकसभा या संसद कराएगी, लोकसभा या राज्यसभा उनमें से कमेटी बनाएगी, वो ही अक्षमता या फिर कदाचार की जांच कराने वाली है। ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट खुद कैसे कराएगा भाई? खुद कराएगा तो फिर फिर न्याय नहीं होगा। ठीक है। और ये महाभियोग प्रस्ताव जब तक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, जब तक राष्ट्रपति ये आदेश ना निकाल दे कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये न्यायाधीश अब हटा हुआ माना जाएगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, वो जब तक काम करता रहेगा। ठीक है ना। और उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए वो सब लीगल होंगे। ठीक है। ये था, यहां पर हमने इतना पढ़ लिया है और अब हम अगला ले लेते हैं। देखिए, योग्यताएं हो गया, पद से हटाना हो गया, हटाना संबंधित कानून बनाने की जिम्मेदारी, हाँ अब छोटे छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये तो छोटे छोटे हैं, मैं यहीं पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो 124(5) है ना, 124(5), इसके अंदर हटाना, जो हटाना से संबंधित, हटाना वाला तो इसमें दे रखा था, लेकिन इससे संबंधित जो भी कानून है, आपको बताया था ना, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, अभी बताया था ना, न्यायाधीश जांच अधिनियम, यह 1968, यह आखिर बनाया किसने था? यह संसद ने तो बनाया था, यह संसद ने तो बनाया। तो फिर यह बात ये बोल रही है कि 124(5) में ये बता रहे हैं कि जो भी हटाने से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है तो वो जिम्मेदारी संसद की होगी और संसद समय समय पर बना सकती है, और ये बात लिख रखी है 124(5) के अंदर। ठीक है। तो ये भी आपको समझ लेना है। और अब 124(6) के अंदर क्या लिख रहा है? तीसरी अनुसूची। हाँ, हालांकि बाकी सब लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, ये तीसरी अनुसूची में शपथ ले रहे हैं, लेकिन उनका सबका जो वर्णन है वो अलग से अनुच्छेद दे रखा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ ले रहे हैं। ये शपथ किसकी लेंगे? ये सरदा, प्रति सरदा और संविधान के जो विधि की संरक्षण करेंगे, उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे और विधि का एक बिना पक्षपात रहते हुए
उनका प्रति एक शपथ लेते हैं, ठीक है ना। और ये शपथ दिलाता कौन है, तो शपथ दिलाता है भाई भारत के मुख्य, कौन होंगे मुखिया, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दिलाएंगे शपथ, ठीक है ना, राष्ट्रपति ही दिलाते हैं शपथ। ये तो क्लियर होना चाहिए। तीसरी अनुसूची के तहत 124(6) के तहत शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद में हस्ताक्षर भी करेंगे, ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और 124(7) क्या लिख रखा है, अब अगर एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश के पद पर अगर आपने काम कर लिया है तो भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर न्यायालय में या फिर कोई किसी प्राधिकारी के आगे आप क्या नहीं करेंगे, समक्ष कार्य नहीं करेंगे। ये बात भी स्पष्ट लिख रखी है 124(7) के अंदर। तो ये था पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित 124 अनुच्छेद का सब के सब अलग से अलग भाग मैंने पूरे बताने की कोशिश की है। और आप देख लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन 28 जनवरी 1950 को होती है। न्यायाधीश की संख्या संसद निर्धारित करती है एक में, जो कि 34 है वर्तमान में। और न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, हटाते भी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। योग्यताएं मैंने बता दी है। पद से हटाने की प्रक्रिया पूरी की पूरी हमने देखी डिटेल से, चारों जजेस केस देखे, हटाने की तो पूरी प्रोसेस देखी। और हटाना कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की होगी। ये कानून जो न्यायाधीश जांच अधिनियम बन रखा है, अगर भविष्य में कोई जरूरत पड़ती है तो संसद और भी कानून बना सकती है। और तीसरी अनुसूची के तहत ये शपथ लेंगे और हस्ताक्षर भी करेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आपने न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश के पद पर अगर आपने पद संभाला है तो फिर भारत के वो किसी भी राज्य क्षेत्र या फिर राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर या फिर ऐसे सक्षम प्राधिकारी के आगे आप कार्य नहीं करेंगे। ये चीजें थी, मैंने पूरी कोशिश की आपको इस क्लास के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, हर परीक्षा में आपको ये इसी अनुच्छेदों में से अगर टफ प्रश्न बनेगा तो इसी अनुच्छेदों में से आपको पूछा जाता है और फिर आपके दिक्कत ना हो, इसलिए ये क्लास बढ़िया से मैंने तैयार की है। और आपको बताइएगा कमेंट करके आपको क्लास ये कैसी लगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले शानदार वीडियो के अंदर, ऐसा ही एक वीडियो जो कि पॉलिटी पर हो सकता है या फिर मैं कुछ और भी लेकर आ सकता हूं। और करंट अफेयर्स का भी वीडियो आने वाला है और आप जरूर देखें अगली अपनी पॉलिटी की एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।